हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 9वीं क्लास के गणित के चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। अगर आपको बहुपद से संबंधित मुख्य बातों के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, उसमें परिचय दे रखा है बहुपद का, आप उसमें देख सकते हैं। नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें बताना है कि कौन कौन बहुपद है और वो एक चर में बहुपद है। तो इसके लिए हमें बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। बहुपद क्या होता है? जिसको हम प्लस या माइनस से, जमा या घटा से अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। और चर का मतलब होता है जिसका मान बदल सके, जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ए, बी, सी, ये जितने भी होते हैं ना, ये चर होते हैं। इनकी जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास 10 है, 20 है, 15 है, 5 है, इनका मान हम नहीं बदल सकते कभी भी। तो ये क्या होते हैं? अचर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा एक चर में बहुपद है। इस क्वेश्चन के लिए हमें चर और बहुपद दोनों के बारे में पता होना चाहिए। बहुपद क्या होता है? देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद। तो जब हम इस तरह से प्लस या माइनस से अलग कर सकते हैं किसी को, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। अब इसमें एक विशेषता होती है कि इसकी जो एक्स है ना, जो हमारे पास ये यहाँ पे एक्स की जगह वाई, पी, क्यू, आर, एस, टी, ए, बी, सी, डी कुछ भी हो सकता है। इसकी जो शक्ति होगी वो कभी भी 1/2, 2/3 या फिर वर्गमूल 3 इस तरह से नहीं होगी। वो हमेशा एक पूरी संख्या होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक पूरा नंबर होगा। वो कभी भी दशमलव में नहीं होगा, वो कभी भी अनुपात में नहीं होगा। जैसे कह रखा है कि एक्स की घात 1/2, तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये बहुपद है। हमें कह रखा है वर्गमूल एक्स, हम इसको भी नहीं कह सकते। हमें कह रखा है एक्स की घात 3.2, तो हम इसको भी नहीं कह सकते कि ये बहुपद है। तो कभी भी बहुपद के अंदर जो हमारे पास चर होता है, चर का मतलब वो पद जिसका मान बदल सके। हम एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रही हूँ मेरे पास 100 रुपये है, तो उस एक्स की जगह हम कुछ भी सोच सकते हैं, 10, 20, 50, 60 कुछ भी सोच सकते हैं। तो चर क्या होते हैं? जिनका मान बदल सके, उनकी जगह पे हम कोई भी मान रख सके। और बहुपद क्या होते हैं? एक से ज्यादा पद। तो हम इसमें पहले तो ये देखेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर चर कितने हैं। अब जैसे x हमारे पास एक चर है, y हमारे पास एक चर है। मैंने आपको कह दिया कि x प्लस वाई। अब इसमें देखिए कितने चर हैं, x अलग है और y अलग है, तो अब यहाँ चर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कह दिया x स्क्वायर प्लस x, अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिर्फ उसकी शक्ति के अंदर फर्क आ गया। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चर है। अब आप प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब हमें देखना है कि इसके अंदर x के अलावा कुछ और तो नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको वर्गमूल दिख रहा है। वर्गमूल देखते ही आपको लगेगा कि ये तो बहुपद ही नहीं है। हमें जो घात देखनी है, जो शक्ति देखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ चर की देखनी है, यानी एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, टी इनकी देखनी है। हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है। अब हमें सिर्फ y का देखना है, तो y की शक्ति कितनी है? 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक चर में बहुपद है। पहली बात तो ये बहुपद है, बिल्कुल सही है। एक चर का मतलब इसके अंदर y के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो एक ही चर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक चर में बहुपद है। तीसरा ऑप्शन देखिए, अब इसके अंदर देखते ही बच्चे को एकदम से लगेगा कि हाँ ये तो एक चर में ही बहुपद है, क्योंकि दोनों के अंदर t ही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो t की पावर है ना, वो अंडर रूट में है, मतलब वर्गमूल में है। जब वर्गमूल में होती है ना किसी की शक्ति, तो इसका मतलब होता है कि उसकी शक्ति 1/2 है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन की शुरुआत में ही कि ये ना तो 1/2 हो सकती है, ना ही ये 2/3, ना ही 2.3, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पूरी एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्गमूल है, तो इसका मतलब t की शक्ति 1/2 है, तो ये बहुपद ही नहीं है। एक चर में तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बहुपद देखेंगे। अगर ये बहुपद ही नहीं होगा तो एक चर में बहुपद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे है y जमा 2/y। तो अब इसके अंदर ये y है ना, ये नीचे है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ 1/y है। अब ये y जब ऊपर जाएगा ना, यहाँ इसकी जो घात है वो 1 है, जिसके आगे कोई कुछ नहीं होता, इसका मतलब वो उसकी घात 1 है, उसकी शक्ति 1 है। अब जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस में बदल जाएगी, y की घात -1। अगर मैं आपको कहूँ कि 1/x², मतलब 1/x² है, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये बन जाएगा x की घात -2। तो जब ऊपर से नीचे जाता है ना, तो वो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। जैसे लिख रखा है p की घात -3, तो अब ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाकर बन जाएगा 1/p की घात 3। और अगर नीचे ही माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये माइनस में है, ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये x की घात +2 बन जाएगा, जमा का 2 बन जाएगा। तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का हो तो प्लस का। अब यहाँ पे आप देखिए 2/y है, तो जब ये y ऊपर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा? माइनस का। इसकी जो घात बनेगी ना वो -1 बन जाएगी। और हमने अभी पढ़ा है कि वो एक पूरा नंबर होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, तो यहाँ पे हमारी जो घात
घात है वो -1 आ गई, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। एक चर का तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम बहुपद देखेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास है x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। अब तीनों की प्लस में तो है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन ये बहुपद है। बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछ रखा हो कि ये बहुपद है या नहीं तो ये बहुपद है, लेकिन अगर पूछ रखा हो कि एक चर में बहुपद है या नहीं तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x अलग चर है, y अलग चर है, t अलग चर है। ये तीनों ही अलग अलग चर हैं, तो हम नहीं कह सकते कि एक चर में बहुपद है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब क्या होता है कि उसके साथ गुना में क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर की गुना किसके साथ हुई है, 2 के साथ। ऐसे ही जिसकी गुना x के साथ होगी ना तो वो उसका गुणांक हो जाएगा। ऐसे ही किसी की मतलब y के साथ होगी तो y का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे एक्स स्क्वायर का पूछ रखा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही देखेंगे, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी से करते हैं, गुना किसी से करते हैं, तो वो पूरा ही 0 बन जाता है। तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि 0 है, हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 की गुना किसी से भी करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर की गुना -1 से हुई है। फिर उसके बाद आगे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर की गुना π/2 से हुई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। अगले क्वेश्चन में बच्चे एकदम से देखते ही गलती कर देते हैं। वो क्या करेंगे, वो उनको जब ये दिखाई देगा तो वो सोचेंगे कि वर्गमूल 2 ही एक्स स्क्वायर का गुणांक है, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं, तो कहीं पे भी नहीं होता ना। इसका मतलब उस एक्स स्क्वायर की गुना किसके साथ हुई है, 0 के साथ। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। जब वो चीज़ यहाँ है ही नहीं तो इसका मतलब उसकी गुना 0 से हुई है, वो 0 बन चुका है। तो यहाँ आपको एकदम से कंफ्यूज नहीं होना कि वर्गमूल 2 गुणांक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, उसकी गुना 0 के साथ हुई है। आगे देखिए, 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन का हर बच्चे का अलग आंसर आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। 35 का घात होना चाहिए और द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि x की घात 35, इसके साथ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 50, 20, 60। हर बच्चे का अलग उत्तर हो सकता है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ x ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, बस वो एक चर पद होना चाहिए। ABCDPQR कुछ भी ले सकते हो, बस उसकी घात 35 होनी चाहिए और इसके अंदर पद 2 होने चाहिए, मतलब प्लस या माइनस से। आप यहाँ माइनस भी ले सकते हो, प्लस या माइनस से वो 2 अलग अलग भागों में टूटना चाहिए, तो उसे हम द्विपदी कहते हैं। फिर उसके बाद अगला है 100 घात का एक पद, मतलब इसमें पद हमें एक ही लेना है, बस घात 100 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं x की घात 100, y की घात 100, 1/2 x की घात 100, या फिर कुछ और भी ले लीजिए, 2y की घात 100। कोई भी एग्जांपल आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। अब हमें इनके घात बताने। घात का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे हमारे पास x की घात 1 है, यहाँ पे हमारे पास x की घात 2 है, यहाँ पे हमारे पास x की घात 3 है। तो अब सबसे बड़ी देखनी है हमें, सबसे बड़ी कितनी है, 3। तो यहाँ हमारी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास चर पद y है, y की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है, 2। तो यहाँ हमारी घात 2 हो जाएगी। इसके अंदर हमें सिर्फ t देखना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें चर पद देखना है। अब t की घात यहाँ 1 है, जहाँ जब कुछ भी नहीं होता ना तो इसका मतलब 1 होती है। t की घात यहाँ 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है, सबसे बड़ा 1 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी घात 1 हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 है, अब इस 3 के अंदर ना कुछ भी नहीं है, जैसे कोई भी XYZ नहीं है, तो इसका मतलब उसकी घात क्या है, 0। किसी की भी घात 0 हमेशा 1 होती है, तो 3 एकम 3, यहाँ पे ये हमारा 3 आ गया। अब इसने बहुपद कह दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं XYZ कुछ ना कुछ चर पद हमारे पास जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन सा दिखाई नहीं देता, अब इसकी गुना हम 0 के साथ तो कर नहीं सकते, नहीं तो फिर ये 3 भी 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास x की घात 0 है। तो अब x की घात 0 है, अब इससे बड़ी घात है ही नहीं, 1, 2, 3 कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी 0 ही मानी जाएगी। तो यहाँ हमारे पास बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। 5th देखिए, निम्नलिखित को रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। अब रैखिक क्या होती है, जिसकी घात 1 हो, द्विघात क्या होती है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, त्रिघात क्या होती है, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये द्विघात है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये त्रिघात है। अब अगले में सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये द्विघात बन जाएगा। यहाँ पे x की घात 1 है, जिसकी घात 1 हो ना उसको हम रैखिक कहते हैं। उसके बाद
बाद है 3t। अब यहाँ t की घात क्या है 1, तो ये रैखिक बन जाएगा। फिर r की घात 2, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, मैं जो दे रखा होगा ना हम उसी के अनुसार चेक करेंगे। अब यहाँ पे r की घात 2 है तो ये हमारे पास द्विघात हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x की घात 2 है तो ये भी द्विघात हो जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।